दिस इज दीपक मारवाल एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम जो दो टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कवर कर लेते हैं, जो कि बेसिक टॉपिक है और इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको थोड़ा इसमें बता दूँ। ये टॉपिक है आपका ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की फिजिक्स जो है उसके भी सब सेक्शन आगे धीरे धीरे जो आप जैसे भी बड़ी क्लासों में जाएंगे तो जो है इसके फिजिक्स के भी जो है क्लासिफिकेशन डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से हो जाता है, तो वो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिकल मैकेनिक्स। सो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करते हैं कि जो भी मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी, पार्टिकल मोशन, राइट। सो वो सब चीज़ें जो है वो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पार्ट बताते हैं और वो सब चीज़ें आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट आती है। बट उसके अलावा भी काफ़ी क्लासिकल मैकेनिक्स है जो आप एडवांस लेवल पे बाद में देखोगे, राइट। उसके अलावा आता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो आपके लिए आपके सिलेबस में इतना नहीं होगा। आई थिंक ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये छोटे जो टॉपिक हैं, ये जो प्लैंक्स लॉ है, ओके, और उसके अंदर फिर आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी है। ये सब चीज़ें जो है ये आपका बेसिक जो है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है और ये सब चीज़ें आपके क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, राइट। अब क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इस चीज़ पे बेस्ड होती है कि जो क्वांटिटीज़ हैं, अगर आप स्मॉल पार्टिकल लेवल पे जाते हो, ओके, उस केस में क्या होता है, बहुत सारी क्वांटिटीज जो हैं आपकी क्वांटाइज्ड हो जाती है। अब क्वांटाइज्ड मीन्स कि वो कंटिन्यूअस न होके वो एक डिस्क्रीट वैल्यूज आपकी फॉलो करेगी, राइट। सो ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर आएंगी क्वांटम मैकेनिक्स में। फॉर एग्जांपल प्लैंक्स जो लॉ है जो बताता है कि आपका E इज इक्वल टू एच म्यू, विच मीन्स कि एनर्जी फ्लो जो है, एनर्जी जो ट्रांसफर होगी, दैट विल बी इन a form of quanta, right? So that we define as a quanta, and that quanta is photon, right? So that is the part of your quantum mechanics, right? और इसमें आपका अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो भी इसी जो है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस करोगे जब भी आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आप। तो ये सब चीज़ें थी आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की। आप स्मॉल मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक लेवल पे जब हम जाते हैं, जो पार्टिकल साइज आपका स्मॉल होता है, उस केस में क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल होगा और क्वांटाइजेशन रूल इसमें फॉलो होता है, ओके। सो नॉर्मली आप एनर्जी क्वांटाइजेशन ही समझ पाएंगे फिलहाल के लिए, राइट। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है उसमें मोस्टली आप क्या स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके केस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है। उसके अलावा आप जितने भी हीट इंजन स्टडी करते हैं या फिर जो रेफ्रिजरेटर है, ये सब चीज़ें जो है जहाँ पे आप हीट फ्लो को स्टडी करते हो, जहाँ पे थर्मल एनर्जी का जो डायनेमिक्स आप चेक करते हो, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, राइट। सो ये सब चीज़ें भी आपके सिलेबस में हैं। सो ये जब हम चैप्टर पे आएंगे थर्मोडायनेमिक्स, देन वी विल डिस्कस दिस थिंग्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, ये जो है आपका 12th का पार्ट है जहाँ पे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसका भी एक पोर्शन आपने दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब आपके 12th क्लास का सिलेबस है। तो ये तो हम बाद में देखेंगे 12th क्लास में, आप जब हम सिलेबस कवर करेंगे आपका, राइट। उसके बाद है रिलेटिविटी। सो आई डोंट थिंक कि रिलेटिविटी आपके केस में दिया होगा। सो एक रिलेटिविटी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे जो है आप जैसे आपने आइंस्टाइन की थ्योरी आपने सुनी होगी मे बी, कि जो अगर बॉडीज जो हैं वो मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपकी पॉसिबल है स्पीड ऑफ लाइट, राइट। उससे ज़्यादा स्पीड से कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। तो जो रिलेटिविटी है वो उन बॉडीज़ पे एप्लीकेबल होगी जहाँ पे क्या है, आपकी जो
जो जितनी भी बॉडीज हैं उनका मास अगर आपका कंपेरेबल रहता है स्पीड ऑफ लाइट की, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेनोमेना हैं जो कि आप नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं करोगे, राइट। वो तभी ऑब्जर्व होते हैं जब आपका जो पार्टिकल का जो स्पीड है दैट इज कंपेरेबल टू लाइट। सो ये चीज़ें भी एडवांस टॉपिक है, या बाद में इनके बारे में पढ़ोगे। सो अभी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स, जो भी चांद तारों की बातें होती हैं, उनकी स्टडीज होती है, वो सारी आपकी एस्ट्रोफिजिक्स का पार्ट है कि कैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सन जो है उसके अंदर जो हीट एनर्जी जो जनरेट हो रही है कैसे हो रही है, क्या डायनेमिक्स हो रहा है उसका, तो वैसे कैसे स्टार्स बनते हैं, कैसे उनका एवोल्यूशन जो है साइकिल रहता है, राइट। सो वो सब चीज़ें एस्ट्रोफिजिक्स में आप देखते हो। नेक्स्ट इज जियोफिजिक्स। सो जियोफिजिक्स में क्या होता है, नॉर्मली जो ग्राउंड के अंदर जो है अपनी जैसे हीट कैसे जनरेट हो रही है, कैसे जो अंदर जो मेटेलिक जो एक तरीके से लिक्विड है मूव करता है, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, तो उस सब चीज़ों से रिलेटेड जो फिजिक्स है दैट इज जियोफिजिक्स, राइट, रिलेटेड टू अर्थ, राइट। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ये आपका वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, राइट। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप क्या करते हो कि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जाते हो। जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कौन सी होती है, जहाँ पे आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उनके मोशन को स्टडी करते हो, राइट। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी वही चीज़ आपकी करता है। सो ये आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है, राइट। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और इसको कंडेंस मैटर फिजिक्स भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपका हम डिफरेंट मटेरियल साइंस आप इसको कह सकते हो कि डिफरेंट मटेरियल्स की जो स्टडी है दैट इज योर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, राइट। सो नेक्स्ट इज प्लाज्मा। सो प्लाज्मा क्या है कि आपको पता है कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, 4 स्टेट होती हैं, राइट। वैसे तो 5 स्टेट होती हैं। फर्स्ट इज योर सॉलिड लिक्विड गैस, थर्ड एंड फोर्थ इज योर प्लाज्मा, फिफ्थ इज योर बॉस इंस्टेंट कंडेंसेशन। तो वो चीज़ जो है वो आपका क्या है, काफ़ी एडवांस लेवल पे हो जाता है। बट प्लाज्मा आप पता कर सकते हो कि प्लाज्मा क्या होता है, एटम्स के आपने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, दैट बिकम्स प्लाज्मा, राइट। सो वो आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ वीडियोस वगैरह में जहाँ पे क्या होता है, एक ट्यूब रहता है, उसमें क्या रहता है, कोई गैस रहता है, जब भी उस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं सो उसके अंदर क्या है, कुछ एक तरीके से ग्लो निकलता है। सो वो जो ग्लो है वो आपका क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, राइट। सो उससे रिलेटेड जो भी स्टडीज होती हैं दैट इज प्लाज्मा फिजिक्स, राइट। नाउ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट्स आल्सो थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, राइट। उसके अंदर भी आपका जो रिलेटिविटी है उसका एक एडवांस लेवल होता है, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जो भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, राइट, वो सब चीज़ों को स्टडी करते हैं कि कैसे वो काम करते हैं, डायोड वगैरह ये सब चीज़ें आपने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी डिवाइस में आपने देखा होगा देयर इज़ ए बोर्ड, राइट, वहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, तो वो डिवाइसेस का जो वर्किंग है वो सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट रहती हैं, राइट। नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या था, आपका लेंसेज वगैरह आएंगे, कैसे वो काम करते हैं, राइट। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है, तो ये वाली चीज़ भी आप करने वाले। ऑप्टिक्स जो है आपका 12th का जो है पार्ट रहने वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका 12th के अंदर जाके ही थोड़ा पोर्शन उसका आएगा। उसके अलावा नेक्स्ट वेव्स, राइट। वेव्स जो है वो भी आपकी क्या है, 11th फिजिक्स का पार्ट है। लास्ट में जो 1-2 चैप्टर होंगे लास्ट वाले, उन सब में क्या है आपका वेव्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, राइट। न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पोर्शन है वो 12th क्लास में आपका है, राइट। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, तो उनमें क्या है, अगर हम न्यूक्लियर लेवल पे न्यूक्लियाई की जो स्टडी है दैट विल बी न्यूक्लियर फिजिक्स, राइट। सो मोस्टली न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है, उन एटम्स को या फिर उन मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं जिनके अंदर क्या है, डीके होता है, राइट। और
दो न्यूक्लियाई को हम ज्वाइन करके एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल एमिशन वहाँ पे होते हैं। तो आप देखोगे अल्फा डीके, बीटा डीके और ये सब डीके। यूरेनियम जो है आपका वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो उसकी स्टडी जो है वो आपकी 12th क्लास में थोड़ा आपका पोर्शन दिया हुआ है आपका रेडियो एक्टिविटी के बारे में, राइट। और रेडियो एक्टिविटी के बहुत सारे एप्लीकेशन भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का एज अगर आप पता करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कार्बन डेटिंग करके एक चीज़ होता है, उससे क्या रहता है आपका कि जो भी एलिमेंट है उसका आप एज पता कर सकते हो, राइट। बहुत बार बोलते हैं ना कि ये वाला चीज़ जो था यहाँ पे ऐसे करके कुछ मिला और ये इतने साल पुराना है, तो वो जो चीज़ें हैं वो सब क्या है, कार्बन डेटिंग से आपकी पॉसिबल रहती है। तो वो भी एक न्यूक्लियर फिजिक्स में जितने भी आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो सब क्या है इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसके अलावा पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स आप कहोगे कि दे आर मोस्टली रिलेटेड, राइट। पार्टिकल फिजिक्स में हम पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। उसके अलावा भी जो है आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, क्वार्क्स जिनको कहते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी स्टडी है। डिफरेंट जो आपके पार्टिकल्स हैं, राइट। क्वार्क्स अलग तरीके के भी कुछ पार्टिकल्स बनाता है, राइट। मेसोन पार्टिकल्स हो गए कुछ, तो इस तरीके से पार्टिकल्स है। ये सब आप डिटेल में डिस्कस करते हो, काफ़ी एडवांस जो आपकी क्लासेस रहती हैं उसमें, राइट। बट ये ओनली आपका सिर्फ क्यूरियोसिटी अगर आपकी है ये चीज़ें देखने की, उसके लिए। अदरवाइज it's not related to syllabus much, but it was given, that's why I thought that I should discuss these in a bit detail, right. Now then cosmology, that is related to the radiation which is coming from outer space, right. That is part of cosmology. गैलेक्सीज से जो रेडिएशन आती है उसका स्टडी करते हैं, तो वो सब चीज़ें, डार्क मैटर की बात आती है, तो वो सब चीज़ें आपकी कॉस्मोलॉजी का पार्ट रहती है। एक रहता है क्वांटम फील्ड थ्योरी, ताकि इसमें क्या होता है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी एक काफ़ी एडवांस सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर आप क्या करते हो कि पार्टिकल्स को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये भी एक पार्टिकल फिजिक्स से काफ़ी रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो इसको भी काफ़ी एडवांस सब्जेक्ट हैं, बट स्टिल आई थॉट आई शुड लेट यू नो, राइट। इसके अलावा फ्लूइड डायनेमिक्स, आप देखोगे कि फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर आपके दिए हुए हैं काफ़ी, तो वो एक मैकेनिक्स का पार्ट आता है, बट दैट्स वी कैन सेपरेट फ्रॉम मैकेनिक्स ऑल्सो, कि उसके अंदर आपका क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स इन्वॉल्व रहता है। उसके अलावा जो है आप लेज़र वगैरह का भी स्टडी करते हो, लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर उसके अंदर क्या है जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा रहता है उसका भी स्टडी होता है, कि आपने लाइट जो है उसके ऊपर एमिट आपने उसके ऊपर डाला, देन दैट एमिट सम लाइट, राइट। और उसकी जो प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट स्पेक्ट्रा की जो स्टडी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पार्ट रहता है वो, और इसके अंदर आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स को और उन सब चीज़ों को स्टडी करते हो, तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, राइट। तो ये बेसिक आई थॉट कि आई शुड लेट यू नो कि कौन कौन सी फिजिक्स में ब्रांचेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे, राइट। ये तो मैंने बेसिक जो था वो आपको बताया कि जो जो इन्वॉल्व हैं नॉर्मली आप जब जो देखोगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस हैं जो मैंने नहीं बताई होंगी, राइट। सो ये सब इसके अंदर था। अब नेक्स्ट हम सीधा आपका मूव करते हैं, जो मैंने बताया कि एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको एक टेबल दिया हुआ होगा, राइट। सो आप साइड बाय साइड उसको भी ओपन कर सकते हो, ओके। सो बेहतर रहेगा कि समझने में, राइट। सो उसमें सबसे पहला जो है वो है आपका कि कुछ नाम दिए होंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके अलावा उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस फील्ड में रहता है, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका फिजिक्स में, देन देयर इज लाइक द कंट्री इज मेंशन इन द राइट साइड, राइट। सो सबसे पहला जो है वह आपका आर्किमिडीज। अब आर्किमिडीज जो है प्रिंसिपल आपने बहुत बार सुना भी होगा लोगों के मुंह से कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज ने क्या है कि बोयंसी जो फोर्स होता है उसको एक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि
जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है ना वो पानी में आपका कम हो जाता है, तो इट मीन्स कि पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है बॉडी के ऊपर, तो वो बुओयेंसी फोर्स होता है। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब भी आपका ये चैप्टर आएगा, राइट, फ्लूइड डायनेमिक्स वाला। इसके अलावा उन्होंने क्या है, लीवर का भी कॉन्सेप्ट दिया था। लीवर मीन्स आप देखोगे कि ये एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज़ करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक स्टिक लेते हैं, एक डंडा लेते हैं और उसको क्या है लगा के उसके नीचे पत्थर लगा के देन वी प्रेस इट, राइट। सो वो जो चीज़ हम करते हैं दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लीवर, राइट, कि हम एक हार्ड वर्क अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको हम क्या है एक तरीके से सिंप्लीफाई उसको करके क्या है इजीली कम एफर्ट से चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर है, ये आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर भी जब हम आपका चैप्टर करेंगे, आई थिंक 7th चैप्टर, आई थिंक उसके अंदर आपका लीवर का कंसेप्ट दिया हुआ है, तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे क्या लीवर का कंसेप्ट है, राइट। नेक्स्ट और ये ग्रीस साइंटिस्ट थे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो तो आप उनको जानते होंगे कि उन्होंने क्या दूरबीन वगैरह पे भी काम किया था, टेलीस्कोप उन्होंने बनाया, राइट, खुद का उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया जो कि काफ़ी उसका रेजोल्यूशन पावर काफ़ी अच्छा था। तो उनको उनका क्या एक तरीके से डिस्कवरी उन्होंने उसकी की थी। उसके अलावा जो है लॉ ऑफ इनर्सी, हमें क्या पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम मोस्टली सुनते हैं, बट न्यूटन के जो लॉज हैं वो इनिशियली जो है उनकी स्टडी की थी गैलीलियो ने, राइट। बट गैलीलियो उनको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, बट इनिशियली जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें गैलीलियो ने स्टडी करी थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है वो उन्होंने बताया, राइट। ये सब चीज़ें न्यूटन जो थे उन्होंने प्रूव कर पाए, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल दैम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। बट काफ़ी उनका स्टडी, काफ़ी जो रोल था उनका लॉज ऑफ मोशन है उसके अंदर काफ़ी उनका रोल था। तो ये इटली से थे साइंटिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज द क्रिस्टियन हाइजेंस। इसके बारे में आप वेव्स है उसके बारे में आप जो चैप्टर आएगा आपका 12th क्लास में, जहाँ पे क्या है जो लाइट है, जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट आएगा, या फिर आप वेव ऑप्टिक्स कहते हो जिसको, तो जो लाइट है उसको उन्होंने क्या बोला कि वो एक तरीके से वेव की तरह बिहेव करती है, लाइट इज ए वेव। वहाँ से ऑप्टिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन करे। इसीलिए क्या है कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हाइजेन का। हॉलैंड से थे साइंटिस्ट। नेक्स्ट आइजैक न्यूटन, राइट, इनको तो सब जानते हैं। इन्होंने क्या है कि पूरा जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो इन्होंने बताया, राइट। दैट इज अ ह्यूज टॉपिक इन फिजिक्स। सबसे आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट इन फिजिक्स, राइट। इसके अंदर क्या है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के लॉज जो हैं, और अब आप जो फंडामेंटल फोर्सेज है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका कंसेप्ट जो है, उसका फॉर्मूला जो है उसको डिफाइन जो है न्यूटन ने किया था। तो जितने भी आपके लॉज ऑफ ग्रेविटी हैं वो न्यूटन ने बताया। अब ग्रेविटी जो चैप्टर भी आएगा आपका उसके अंदर भी हम ग्रेट डिटेल में देखेंगे कि कैसे जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को एक तरीके से अफेक्ट करता है, कैसे ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है डिफरेंट पोजीशंस पे। तो वो सब चीज़ें आपके ग्रेविटेशन चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टेलीस्कोप पे भी काम रहा है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप दो तरीके होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग वाले में तो लेंसेज वगैरह लगे रहते हैं, रिफ्लेक्टिंग में मिरर रहता है, राइट, और इजी होते हैं मिरर वाले लेंसेज बनाने। तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस करोगे आपके 12th क्लास में, तो वहाँ पे भी इनके बारे में जो है डिटेल में देखेंगे। तो आइजैक न्यूटन थे यूके से। नेक्स्ट माइकल फेराडे ने क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या चीज़, कि जब भी आपका जो कोई लूप है, लूप से नहीं समझ पाएंगे आप, बट अगर आप कहो कि
एक कोयल है, अगर आप उसको मूव करते हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, राइट, और मूव करते हो और उसका फ्लक्स चेंज होता है, तो ये चीज़ में भी आपको समझना है। बट उन्होंने बोला कि आप क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जनरेटर्स जो हैं हमारे, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं, हम क्या करते हैं जनरेटर में ऑयल डालते हैं और उसको मैकेनिकली जो है उसको रोटर को मूव कराते हैं, देन वो मूविंग रोटर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, राइट। सो आप नॉर्मली समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्ट यूज होता है। तो वो जो चीज़ है जनरेटर वगैरह, तो वो आपका इसके अंदर हेल्पफुल है। इसके अलावा आपका जो आपने देखा होगा कि जो आपका इंडक्शन चूल्हा रहता है, राइट, वो भी उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंडक्शन, राइट, बिकॉज उसके अंदर क्या रहता है, आपकी कोयल रहती है और उनके कोयल से फिर क्या है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करती हैं, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उससे क्या है कि आपका जो जो सरफेस है, आपका जो चूल्हा रहता है इलेक्ट्रिक, उसका सरफेस तो गर्म नहीं होगा, बट इफ यू पुट सम मेटेलिक ऑब्जेक्ट ऑन इट, वो ओनली हीट ओवर, राइट। सो बहुत बार हम कहते हैं कि भाई जादू हो गया, कि भाई जो चूल्हा है ऊपर से गर्म नहीं हो रहा, ओनली बर्तन गर्म हो रहा। तो उसके अंदर ये क्या रहता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रहता है, उसकी वजह से क्या है आपकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है वो हीट रहती है। तो ये सब चीज़ें आपके जो है, ये सब चीज़ें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आप देखोगे इन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आपकी 12th क्लास में आप देख सकते हो इन सब चीज़ों को, राइट। सो जब हम 12th क्लास का चैप्टर करेंगे तब इन चीज़ों को ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये है साइंटिस्ट माइकल फैराडे जो है यूके से हैं। नेक्स्ट इज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ओके, सो मैक्सवेल ने क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो दिया। इट मीन्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो भी आपकी ईएम वेव से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर। सो इसको भी आप अभी मे बी न समझ पाए, बट जैसे आपका जो 12th क्लास है वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। ये साइंटिस्ट यूके से हैं, उसके है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा सबने। जो हर्ट्ज है उन्होंने क्या है कि स्टडी उन्होंने किया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ईएम वेव्स को जनरेशन जो है वो कैसे होता है, हर्ट्ज ने वो चीज़ की थी। और इसके अलावा भी हर्ट्ज ने बहुत सारी, जैसे हर्ट्ज जो है वो हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट हर्ट्ज में हम लिखते हैं, तो इनके नाम पे दिए हुए हर्ट्ज, बिकॉज इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वेव्स में, राइट। सो दैट्स व्हाई और ये जो साइंटिस्ट हैं ये आपके जर्मनी से हैं। नेक्स्ट इज जेसी बोस। ओके, सो जेसी बोस, इनका भी आप समझ नहीं पाएंगे, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स पे इनका स्टडी था, राइट। सो इंडिया से हैं जेसी बोस। नेक्स्ट इज डब्ल्यू के रुंजन आपने सुना होगा, एक्सरे का जो डिस्कवरी जो था वो इन्होंने किया था डब्ल्यू के रुंजन ने, राइट। और ये जर्मनी से थे। जे थॉम्सन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने की, यूके से थे। नेक्स्ट इज मैरी स्क्लोड्स्का क्यूरी, राइट। रेडियो एक्टिविटी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और ये जो साइंटिस्ट हैं जो क्यूरी जो है वो क्या है कि रेडिएशन के अंदर काफ़ी एक्सपोज रही काफ़ी टाइम तक, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी उस टाइम नहीं पता था कि इट इज़ हार्मफुल, राइट। सो उसकी वजह से उनका जो था, उनकी डेथ भी इसी वजह से हुई थी, जो सेफ्टी जो थी उस टाइम ना डिटेल में नहीं था। सो इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है रेडियो एक्टिविटी में। पोलैंड से ये साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट इज अल्बर्ट आइंस्टीन। सो अल्बर्ट आइंस्टीन को तो सब लोग जानते हैं, राइट। सो सबसे पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले जो है इन्होंने दिया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपका बताएगा कि
लाइट का जो नेचर है वो एक पार्टिकल नेचर है, तो वो बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था और यहाँ से उन्होंने प्रूव भी किया था इसको, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी इसी चीज़ के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। उसके अलावा रिलेटिविटी जो है, जितना भी रिलेटिविटी है, GTR है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो सब चीज़ें इन्होंने डिस्कस की थी। और वो ऐसा टॉपिक है जो आज भी क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और उसको लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, राइट। सो और रिलेटिविटी बहुत सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन भी कर चुका है, ऐसे नहीं है कि रिलेटिविटी ओनली एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी प्रूव कर चुका है, राइट। नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी है, आइंस्टीन का स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी है। ब्राउनियन मोशन जो है उसके अंदर भी इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था ब्राउनियन मोशन के बारे में, तो वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से है, राइट। उसके अलावा है आपका विक्टर फ्रांसिस हेस, तो इनके बारे में तो ज़्यादा नहीं सुना होगा बिकॉज ये एडवांस टॉपिक में कॉस्मिक रेडिएशन में है, ऑस्ट्रिया से। जो भी रेडिएशन आ रही है आउटसाइड लाइक फ्रॉम द आउटर यूनिवर्स, सो वो कॉस्मिक रेज है, कॉस्मिक रेडिएशन, उनकी स्टडी में होती है। अब नेक्स्ट जो है वो है R.A. मिलिकन। सो R.A. मिलिकन आपने सुना होगा इनका नाम। इन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है ये इन्होंने बताया था, तो आई थिंक ये 10th क्लास में भी आपके सिलेबस में था, आई थिंक R.A. मिलिकन के बारे में। सो USA से है। उसके बाद है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को सब लोग जानते हैं, उनके न्यूक्लियर मॉडल जो उन्होंने दिया, जो एटम का जो न्यूक्लियर मॉडल है कि भी एटम जो है, देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ ए न्यूक्लियर which contains most of the part of your atom, right, most of the mass of your atom, right. So वो जो मॉडल है न्यूक्लियर मॉडल, वो रदरफोर्ड ने दिया, न्यूजीलैंड से हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उसके बाद है नील्स बोर। नील्स बोर ने भी एटॉमिक जो अपना एटॉमिक मॉडल जो दिया था, और हाइड्रोजन को उन्होंने एक तरीके से मॉडल में एक्सप्लेन किया था, तो वो एक तरीके से क्वांटम थ्योरी बोहर ने इंक्लूड किया था। तो बोहर ने एटॉमिक जो मॉडल था उसमें क्वांटम थ्योरी को इंक्लूड कर दिया और उसको इम्प्रूव करके, और आज भी हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो बोहर थ्योरी पे बहुत सारी चीज़ें बेस्ड है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो था काफ़ी रेवोल्यूशनरी था, और डेनमार्क से है नील्स बोर। नेक्स्ट इज सीवी रमन। सीवी रमन को सब लोग जानते हैं, और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है सीवी रमन का वो था रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट जो है उसके अंदर क्या है कि जो लाइट है वो मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है और वहाँ पे एक रमन इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अब रमन इफेक्ट आप तो इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करोगे जब इवन योर ग्रेजुएशन, राइट। तो रमन इफेक्ट में क्या है कि आपका जो लाइट है उसका एनर्जी जो चेक किया गया एक मटेरियल से इंटरेक्शन के बाद वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, राइट। इट मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो ये जो इफेक्ट जो था रमन इफेक्ट, सो ये उन्होंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया था। तो दैट्स व्हाई सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिला रमन इफेक्ट के लिए, राइट। और इंडिया से हैं सीवी रमन। उसके बाद है लुइस विक्टर दे बर्गली। दे बर्गली जो था उन्होंने क्या है एक हाइपोथेसिस दिया था और उसको वेरीफाई भी बाद में करना पॉसिबल रहा, और वो जो था आपका वेव नेचर ऑफ लाइट, राइट, एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, राइट। इट मीन्स कि कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग पार्टिकल है, उस पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव जरूर होती है, राइट। इट मीन्स कि हर एक पार्टिकल न सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा बट एक वेव की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम एक डिस्कस कर चुके थे कि लाइट जो है दैट इज अ वेव एंड दैट्स आल्सो बिहेव एज योर पार्टिकल, राइट। सो बट अब इन्होंने क्या बताया, आपका जो दे बर्गली थे उन्होंने क्या बताया कि नॉट ओनली लाइट बट एनी पार्टिकल उसके साथ भी एक एसोसिएटेड वेव होगा, राइट। सो ये जो चीज़ थी ये आप देखोगे
क्वांटम फिजिक्स जो है वो आपका स्टार्ट होता है, वो इसी चीज़ से स्टार्ट होता है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। सो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल में अभी तो आप समझ नहीं पाएंगे, बट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके एक एक्सपेरिमेंट था जिससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपका एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये जो चीज़ था, ये इसका जो प्रिंसिपल है, इसकी जो एक तरीके से जो कंसेप्ट है, जो हाइपोथेसिस है, वो दे बर्गली ने दिया, और फ्रांस से है दे बर्गली। देन M.N. साहा इंडिया से हैं, और इनका थर्मल आयनाइजेशन जो है, साहा आयनाइजेशन, उसके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है। आप इसको ग्रेजुएशन वगैरह में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे कि साहा आयनाइजेशन क्या रहता है, राइट। इन्होंने क्या है, आयनाइजेशन, एटम्स के आयनाइजेशन से रिलेटेड इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, राइट। सो वो काफ़ी फेमस है, दैट इज साहा आयनाइजेशन रिलेशन, राइट। एस.एन. बोस का भी नाम आपने सुना होगा, इंडिया से हैं। एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में बोस-आइंस्टीन जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। सो जैसे मैंने बताया कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में क्या है कि आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है, एक तरीके से सुपर कंडक्टर जो है, वो सब चीज़ें, सुपर कंडक्टर आपने सुना होगा इसका नाम। तो ये सब चीज़ें हैं, मटेरियल साइंस का पार्ट है, और इसके अंदर क्या है, इन्होंने एक्सप्लेन किया था इसको, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को, दैट वाज लाइक प्योरली थ्योरेटिकल, राइट। उन्होंने इक्वेशन एक प्रोवाइड किया, राइट। एंड नेक्स्ट इज वोल्फगांग पाउली। पाउली को जाना जाता है उनके पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए, राइट। सो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप वैसे तो देखोगे, वैसे आपकी केमिस्ट्री में भी आता है ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि अगर दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, ओके, और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये क्वांटम जो एक आप लेवल पे जाते हो वहाँ पे मोस्टली एप्लीकेबल रहता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी कंप्लीटली आइडेंटिकल अगर पार्टिकल्स हैं, और अगर आपका एनर्जी स्टेट एक एनर्जी स्टेट है, अगर वहाँ पे आप उन पार्टिकल को रखना चाहते हो, देन दैट विल नॉट बी पॉसिबल इफ दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे कि हर एक ऑर्बिट में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक अप स्पिन, डाउन स्पिन। सो अगर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में नहीं आ सकते, तो ये चीज़ें आप केमिस्ट्री में देखोगे। इट मीन्स क्या है कि पार्टिकल अगर सेम है क्वांटम लेवल पे, देन और वो एक सेम स्टेट में नहीं आ सकते। तो ये जो चीज़ है, ये बताई थी पाउली ने। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो इन्होंने दिया था, राइट। सो ऑस्ट्रिया से हैं वोल्फगांग पाउली। एनरिको फर्मी, राइट। सो फर्मी जो थे, उन्होंने एक फर्मी का तो कंट्रीब्यूशन काफ़ी जगह है, जैसे फर्मियोन्स वगैरह का भी उसके अंदर भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, और बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। बट इसमें एनसीईआरटी में आपका कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन दिया हुआ, राइट। फिजन इट मीन्स कि न्यूक्लियर डीके है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, दैट वाज गिवन बाय एनरिको फर्मी, राइट। इटली से है एनरिको फर्मी। नेक्स्ट इज वर्नर हाइजेनबर्ग, जर्मनी से हैं, और हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था क्वांटम मैकेनिक्स में, दैट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। इसमें ये बताया गया कि कोई पार्टिकल है, अगर आप पोजीशन एग्जैक्टली पता करना चाहते हो, तो क्या है होगा कि उसका जो मोमेंटम है वो आप मेज़र नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को मेज़र करते हो, तो दूसरी क्वांटिटी जो है उसको आप एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते, राइट। सो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको आप एग्जैक्टली एक साथ साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर पाते क्वांटम लेवल पे, राइट। और ये एक बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है। हाइजेनबर्ग यहाँ से ही मोस्टली आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, उसके स्टार्टिंग से ही जो स्टार्ट है, वहीं से ही आपका सबसे पहले जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है वो आ जाता है, राइट। नेक्स्ट इज पाउली डिरैक, रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में डिरैक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो वो जो है एक डिटेल सब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं है। यूके से है पाउली डिरैक एंड एडविन हबल। हबल टेलीस्कोप का नाम आपने सुना होगा, राइट? वो एडविन हबल के ऊपर ही दिया हुआ है, राइट? और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स को उन्होंने, जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है उनको उसको स्टडी किया। इट मीन्स जो यूनिवर्स है हमारा एक्सपेंड हो रहा है, गैलेक्सीज सब जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं, राइट? सो दैट इज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। और इसकी जो स्टडी है वो जो हबल थे उन्होंने की, और हबल यूएसए से हैं। एंड नेक्स्ट इज अर्नेस्ट ऑर्लैंडो ऑरेंस। इनका भी नाम आपने नहीं सुना होगा। साइक्लोट्रॉन पे इनका काम है। साइक्लोट्रॉन मीन्स चार्ज पार्टिकल है, और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हो तो एक तरीके से क्या है, वो एक साइक्लोट्रॉन बन जाता है। तो वहाँ से बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस भी करवाई जाती हैं, और उसके अलावा उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ये यूएसए से हैं। नेक्स्ट इज जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक आपने सुना होगा, न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है इन्होंने किया था, यूके से हैं जेम्स चैडविक। एंड नेक्स्ट इज हिडेकी युकावा। सो युकावा जो था, उन्होंने क्या है कि न्यूक्लियर फोर्सेस है कि उसका जो न्यूक्लियर फोर्स का जो क्या एक्सप्रेशन रहेगा, कैसे वो वेरी करेगा, जैसे आप जो है जो न्यूक्लियस से जैसे आप डिस्टेंस में आप चेक करते हो, तो उसके बारे में जो थे युकावा ने एक्सप्लेन किया था। और युकावा जो थे जापान से थे। नेक्स्ट जो है होमी जहांगीर भाभा, ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे, और इनका जो है मोस्टली इनका जो काम है वो कॉस्मिक रेडिएशन पे था। इट मीन्स जो आउटर यूनिवर्स से जो रेडिएशन आ रहा है वो उसको उन्होंने स्टडी किया, और बहुत सारी जो है उन्होंने इनकी स्टडीज़ की। नेक्स्ट इज लेवी डेविडोविच लंदाउ। राइट, लंदाउ जो है कंडेंस मैटर फिजिक्स में इनका मोस्टली कंट्रीब्यूशन है, राइट? और इसमें क्या है, लिक्विड हीलियम पे भी इनको, लिक्विड हीलियम को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कंडेंस मैटर में इनका एक थ्योरी लेते हैं, लंदाउ जो थ्योरी है, राइट? सो इसमें आई थिंक टेबल में कुछ और नाम भी हैं। एंड फर्स्ट वन इज एस चंद्रशेखर, राइट? सो एस चंद्रशेखर भी इंडिया से हैं। एंड चंद्रशेखर लिमिट। सो एस चंद्रशेखर जो है उन्होंने क्या है, एक चंद्रशेखर लिमिट जो है वो बताई थी। और स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। सो स्टार का जो कैसे इवॉल्व होते हैं स्टार विद टाइम, राइट? एक टाइम बाद क्या होता है कि स्टार जो है उसका जो भी मटेरियल है वो पूरा बर्न हो जाता है कम्प्लीटली। उसके बाद क्या है, स्टार जो है एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं, सो ये सब चीज़ें हैं, चंद्रशेखर ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था इनके अंदर। और उसके अलावा नेक्स्ट है जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन थे ट्रांजिस्टर वगैरह जो था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी जो है वो भी जॉन बार्डीन ने दिया। तो सुपर कंडक्टर का स्टडी इन्होंने किया, यूएसए से हैं। उसके अलावा है आपका CH टॉनेस, लेज़र डिस्कवरी यूएसए। अब्दुल सलाम ही है, ये पाकिस्तान से हैं। और इनका जो काम है दैट्स ऑल्सो लाइक बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो ये जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इन्होंने क्या है कि यूनिफिकेशन है वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, उसको यूनिफाई इन्होंने किया। ओके, सो उसका जो थ्योरी है वो अब्दुल सलाम ने दिया पाकिस्तान से, राइट? अब ये तो था आपका फर्स्ट टेबल जो NCERT में दिया हुआ था। उसके अलावा एक टेबल और दिया हुआ है, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि टेक्नोलॉजीज दी हुई हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है साइंटिस्ट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो, कि कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहला दिया हुआ है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में क्या, थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ होगा। ओके, सो आप इसको देखेंगे हम कि कैसे इंजन वगैरह काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। न्यूक्लियर रिएक्टर,
न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है, हमने डिस्कस कर लिया पहले, और उसमें भी क्या होता है, कंट्रोल्ड रिएक्शन आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, राइट। अगर आपकी रिएक्शन कंट्रोल्ड है देन वो जो है उससे आप एनर्जी वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट अनकंट्रोल्ड रिएक्शन आपका न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसमें कन्वर्ट हो जाता है अगर कंट्रोल्ड नहीं है, राइट। एंड रेडियोएक्टिव नेक्स्ट इज रेडियो एंड टेलीस्कोप। सो रेडियो टेलीस्कोप है बट इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट इन्होंने दिया हुआ है प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, sorry, it's रेडियो एंड टेलीविजन। सो रेडियो एंड टेलीविजन जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है, ओके। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे आप 12th क्लास में भी इसका एक छोटा पोर्शन रहेगा आपका, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं हम, 1 और 0, कंप्यूटर जो है आपका 1 और 0 2 बिट्स पे ही काम करता है, तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, और 12th में इसका कुछ पोर्शन दिया हुआ होगा आपके सिलेबस में, ओके। सो नेक्स्ट इज लेजर्स। सो लेजर जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो ये जो टॉपिक है ये रेडिएशन वाला आपका स्टैटमेक का भी एक पोर्शन है, मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक फिजिक्स का भी है, क्वांटम फिजिक्स का भी एक पोर्शन है। तो लेज़र जो है काफ़ी चीज़ों से इसका बना हुआ है, राइट। और नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट इन्होंने बताया हुआ। सो ये इतना ज़्यादा ऐसे रिलेवेंट नहीं लग रहा। रॉकेट प्रोपल्शन न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड होगा, एंड देन इलेक्ट्रिक जनरेटर हमने डिस्कस किया था पहले कि जो जनरेटर काम करते हैं फैराडेज लॉ पे काम करते हैं, राइट। एंड देन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का क्या कंसेप्ट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट किया, अगर हमने किसी डैम के ऊपर एक जनरेटर लगा दिया, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट विल बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसमें क्या होता है कि पानी अगर हाई लेवल पे है और अगर वो नीचे गिरता है, देन जो ग्रेविटी है दैट विल बी इन एक्शन, राइट। सो ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वी आर कन्वर्टिंग दैट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो एक बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे यूज होगा। एरोप्लेन, अब जब हम आपका एरोडायनेमिक्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका जो एरोप्लेन है उसका उड़ने का कंसेप्ट क्या है, राइट। और जो एरोप्लेन है वो बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। अब बर्नौली जो प्रिंसिपल है वो हम डिस्कस करेंगे आपका फ्लूइड डायनेमिक्स के चैप्टर में, ओके। सो वो हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज पार्टिकल एक्सीलरेटर। सो पार्टिकल एक्सीलरेटर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल हैं उनको एक्सीलरेट करना है, सो उनको क्या करना पड़ेगा, हाई वेलोसिटी से मूव कराना पड़ेगा, ओके। और ये जो एक्सीलरेटर है इसको एक्सीलरेट कराने के लिए क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ता है, तो वो सब चीज़ें उस कॉन्सेप्ट पे वो काम करते हैं। सोनार क्या है, सोनार वो होता है जिससे आप क्या है, फॉर एग्जांपल जो पनडुब्बी वगैरह होती है और जो इवन बैट है जो चमगादड़ रहते हैं, वो भी क्या है अपने प्रे को क्या डिटेक्ट करने के लिए एक अल्ट्रासोनिक वेव को एमिट करते हैं, और फिर वो अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या है, एक तरीके से टेक्निक है कि अल्ट्रासोनिक वेव है रिफ्लेक्ट होके वापस आई, एंड देन वो जो टाइम उसको लगा जाने में आने में, उससे हम पता कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूर है, राइट। सो डिस्टेंस मेजरमेंट जो है वो सोनार करता है, और सोनार का जो ये अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है, उस पर आपका सोनार काम करता है, राइट। सो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम जो वेव्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसके अंदर एक काफ़ी एक पोर्शन रहेगा सोनार का, राइट। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का जो कंसेप्ट है वो होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स का पार्ट है जो कि आपका 12th में आने वाला है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइट जो है ना,
वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर डेंस टू रेयर में जाएगी तो उसमें क्या होता है कि वो उस दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वो रिफ्लेक्ट कर जाती है उसके अंदर, राइट। सो ये कंसेप्ट वहाँ पे है, तो उसको वहीं पे ही देखेंगे 12th क्लास में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है उसके अंदर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, उसको एक तरीके से उसका जो पिक्चर है वो हम बनाते हैं मटेरियल का, किसी मटेरियल का, वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसी को आपको जूम इन करना है बहुत इवन एट एटॉमिक लेवल, तो क्या होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, राइट। वो क्या करता है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक बेस्ड फेनोमेना रहता है आपका ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। नेक्स्ट इज फोटोसेल। फोटोसेल जो है आपने देखे होंगे कि एक सोलर सेल भी है, अगर आप बात करो तो उसके अंदर क्या है कि आपका जो सन से जो रेडिएशन आता है और उस रेडिएशन से फिर क्या है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे हमने बताया आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया, इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में, राइट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट लग गया आपके फोटो सेल में। नेक्स्ट इज फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर। सो ये भी एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट हो गया, राइट। और नेक्स्ट इज जेंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप। ये जो है एक रेडियो टेलीस्कोप है, और आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत बड़े बड़े जो एक तरीके से एंटीना आपने देखे होंगे, एंटीना टीवी वगैरह में, तो वो जो है वो एक तरीके से रेडियो टेलीस्कोप होते हैं। सो रेडियो टेलीस्कोप क्या है कि रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल रेडियो हमारा जो है उसका जो कम्युनिकेशन है वो भी उनसे होता है। उसके अलावा जो कॉस्मिक रेज आती हैं आउटर आपके यूनिवर्स से, आउटर स्पेस से, तो उसमें क्या है कि वो वेव्स रेडियो वेव्स होती हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो है रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो मोस्टली डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक जो रेडियो वेव्स है वो उसके यूज़ के लिए जो रेडियो टेलीस्कोप है वो काम है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ओके। सो ये भी एक तरीके से हमने बताया आपको कि ये एक तरीके से क्या है सुपर कंडक्टिविटी में यूज़ होता है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ओके। तो ये दो टेबल थी आपकी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग टाइप में हो गया हो, राइट, बट थोड़ा आई थॉट कि स्किप करना तो सही नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई कवर्ड इट, ओके। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि अदरवाइज एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है उसका कुछ मीनिंग ज़रूर है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई शुड कवर इट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। बाकी थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग ही लगा, बट थोड़ा एक डिस्कशन था इससे रिलेटेड, ओके। सो होप आपको ये अच्छा लगा होगा कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली होगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी थोड़ी, राइट। कुछ ऐसा तो है नहीं कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया हो अभी तक, बट स्टिल एक थ्योरेटिकल एक सब्जेक्ट है, तो थोड़ा कभी ना कभी थोड़ा बहुत हमें एक आइडिया लग जाता है, ओके। सो नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाला है, नेक्स्ट जो लेक्चर रहने वाला है, उसमें हम जो है आपका जो इस चैप्टर का जहाँ से आप कह सकते हो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आप कह सकते हो कि कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है, वो होगी आपकी फंडामेंटल फोर्सेस, ओके। सो फंडामेंटल फोर्सेस को स्टडी करेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन लॉज हो गए, यूनिफिकेशन वगैरह है, थोड़ा उसको भी देखेंगे अगर उसमें थोड़ा ये चीज़ें रहेंगी, राइट। सो मोस्टली आपका जो है फंडामेंटल फोर्सेस एंड कंजर्वेशन लॉज। सो फर्स्ट चैप्टर में यही दो जो है वो आपके कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर में आया है। बाकी सब बचा हुआ है वो थ्योरी है, सिर्फ थोड़ा क्यूरियस होने के लिए, थोड़ा जानने के लिए आप थोड़ा देख सकते हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलो करा देते हैं ये चीज़ें। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, राइट, बट स्टिल इट वाज गुड, ओके। So thank you all for watching, and we will meet in the next video.
Okay, and we will do the fundamental forces and conservation of. Thank you.